जैसे से बेटा देखो, अकाउंटिंग ऑफ डिविजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कल स्टार्ट किया था। मैंने कहा था मेनली अपने को ये 5 अकाउंट बनवा सकता है, बट अपने 90% क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ही बनाएंगे। अकाउंटिंग एंट्री, मैंने आपको ये अकाउंटिंग एंट्री लिखवाई थी बेटा, सुनना जरा ध्यान से। मैंने ये बताया था कि आपको सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्या करनी है बेटा, क्लोज करनी है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। एसेट्स क्या होती है, डेबिट, बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और साथ में किसको बिठाएंगे, रियलाइजेशन को। हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्या बेटा, रियलाइजेशन, मतलब सारी एसेट्स क्लोज हो जाएंगी, उनका बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट डीआर होती है, सीआर कर देंगे, साथ में रियलाइजेशन। लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, सीआर, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डीआर, और साथ में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। ठीक है। जैसे व्हेन एसेट्स आर क्लोज्ड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स क्या होती है, जब ट्रांसफर होगी, जहां से ट्रांसफर होता है वहां जीरो रह जाएगा, और जहां जाएगा वहां बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट्स को क्लोज करना है, एसेट्स होती है डीआर, तो बंद करने के लिए क्या किया, सीआर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, जो भी होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था अगर आपकी कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, इट मींस कोई एक्सपेंस हुआ था जो अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं किया, मतलब वो खर्चा अभी आपने लेस नहीं किया है, मतलब वो प्रॉफिट जो भी आपके पास पड़ा है पीएनएल या रिजर्व, उसमें से आपने वो खर्चा लेस नहीं किया, इसका मतलब वो रिजर्व वगैरह ज्यादा होंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेंगे। तो ये खर्चा भैया चार्ज करना था, ये लॉस है, इसका डेबिट बैलेंस है, ये भी हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कैपिटल क्या होती है, सीआर, उसमें से चार्ज करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस है, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका एग्जांपल दिया था एडवर्टीजमेंट। ठीक है। करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी है, क्योंकि सभी को क्लोज करना है अपने को, करंट अकाउंट का क्या बैलेंस होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो भी हम उसको क्लोज करेंगे, मतलब डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने पार्टनर से लेने हैं, तो उसको क्लोज करोगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और उसकी कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे। आगे बात समझे। और क्रेडिट बैलेंस है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू पार्टनर्स, सिंपल सा मेथड है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हमें बैलेंस शीट में, ध्यान से सुनना, क्लोज बैलेंस शीट को करना है, क्योंकि बैलेंस शीट मतलब बैलेंस बचे हुए हैं किसमें, स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट नाम क्यों है कि बैलेंस शीट, ये बैलेंस की क्या है, एक शीट है, बैलेंस की एक स्टेटमेंट है, इसमें बैलेंस है, उस बैलेंस को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। आई बात समझे। इस बैलेंस को हमें क्या करना है बेटा, क्लोज करना है। सर ट्रेडिंग पेंडल को क्लोज नहीं करोगे, हो जाता है वो तो क्लोज। ट्रेडिंग पेंडल को क्लोज करके जीपी निकाल लेते हो नेट, और फिर पेंडल में एनपी निकाल लेते हो, तो वो तो हर साल इसीलिए लिखते थे ट्रेडिंग पेंडल पे, फॉर द ईयर एंडेड, आप उसका एंड कर देते हो हमेशा 31 मार्च को। बैलेंस शीट में मैं फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते थे, एज ऑन या एज एट लिखते हैं, उस दिन ये पोजीशन है। समझिए बेटा मेरी बात। तो ये हो गया। उसके बाद लोन टू पार्टनर, पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है, तो मैंने ये लिखा है कि बेटा लोन पार्टनर को दिया हुआ लायबिलिटी है, कि वो ये नहीं कहेगा कि मेरी कैपिटल जो है उसमें से आप पैसे लोन के काट के बैलेंस मेरे को दे देना। लोन अलग है, कैपिटल अलग है, तो लोन उसको बेटा पे करना ही पड़ेगा फर्म को। तो बैंक टू लोन टू पार्टनर, लोन पार्टनर को दिया हुआ फर्म की एसेट्स है, मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सीआर, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी को भी बंद करना है, लाइबिलिटी भी कहां चली जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। मोटा मोटे मैं बताऊं आपको, आपने ऐसे ही, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कितनी एंट्री लिखाई मैंने, 5। सारी एसेट्स किस में ट्रांसफर कर दी, रियलाइजेशन में। सारी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर कर दी, रियलाइजेशन में। ठीक है। करंट अकाउंट का अगर बैलेंस है तो कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। बात समझ आ गई मेरी बात। एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अभी रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी पड़े हैं बेटा, क्या पड़े हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी।
6 नंबर, ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व बेटा क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे ट्रांसफर करके क्या करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, या कोई पेंडल का क्रेडिट बैलेंस है तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमेशा ओल्ड रेशियो चलेगा पूरे चैप्टर में, क्योंकि ना तो कोई रिटायर हो रहा है ना कोई एडमिशन हो रहा, जो रेशियो था वही रेशियो उनका, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये एंट्री आ गई। अब आप एक कंफ्यूजन होती है आपको बार बार, इसलिए अलग से बता देता हूं। कई बार हालांकि वो पार्ट तो इसी का ही है, लेकिन अलग से समझा रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा ये क्या होता है, फर्म कंपनी प्रोप्राइटर एक रिजर्व बना के रखते हैं। अगर किसी वर्कर को कोई कंपनसेशन देना पड़ता है बाय एनी रीजन, उसको फैक्ट्री में काम करते समय कोई चोट लग गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, किसी वर्कर के चोट लग गई तो उसको मुआवजा देना पड़ता है, हिंदी में मुआवजा बोलते हैं, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो वो कंपनसेशन के लिए हम ये रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर किसी को देना पड़ गया तो इसमें से दे देंगे। बेटा ये जरूरी नहीं है कि जितना आपने कंपनसेशन रिजर्व बनाया आपको उतना ही देना पड़े, ध्यान से सुन लो भाई प्लीज। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने कहा कि यार ऐसे है कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया ना, 1 लाख रुपए कमाया, इधर ध्यान देना बेटा प्लीज, 1 लाख रुपए कमाया, पार्टनर बोलते हैं ए और बी, दो पार्टनर है, कहते हैं 1 लाख कमाया, अपना 1:1 है, ऐसे कर 50-50 बांट लो। अगर 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा तो उनके 50-50 हजार रुपए उनके मिल जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट बेटा। अब एक पार्टनर में से ए थोड़ा सा था, वो बोलता है कि यार एक बात सुनो, अपनों ने 50-50 प्रॉफिट बांट लिया तो फर्म में अर्न किया हुआ प्रॉफिट कितना बचेगा, कहता 0, क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कहता है यार ये तो गलत है, अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट तो क्या करना चाहिए, फर्म में रखना चाहिए। जैसे बेटा आपके पास कितना ही कैश हो, आप फिर भी घर पे कुछ ना कुछ कैश जरूर रखते हो, 5-10 हजार, जो भी XYZ हर एक की फैमिली की अलग रिक्वायरमेंट है, रखते हैं नहीं रखते, क्यों रखते हैं, क्योंकि एकदम से जरूरत पड़ जाए किसी काम के लिए, गलत बात है बेटा। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, कुछ पैसा उसमें से निकाल के रिजर्व में डालती है, अगर किसी वर्कर को चोट लग गई तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से मैं उनको क्या कर दूंगी, पेमेंट कर दूंगी। बिल्कुल ये कंटीजेंसी होती है, इसके अंदर देने भी पड़ सकते हैं और नहीं भी देने पड़ सकते। पार्टनर बोलता है अपने 1 लाख कमाया, 20,000 रुपए अपने रिजर्व में रख लेते हैं अगर किसी को देने पड़ गए तो, वर्कमैन को, वर्कर को, ठीक है। अब आप देखो कितनी सिचुएशन बन सकती है बैंक, आपने रिजर्व 20 रखा, हो सकता है श्याम बाबा की ऐसी कृपा है कि आपकी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, आपको कोई क्लेम नहीं देना, तो सारा का सारा रिजर्व के, इस रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है, 0, कोई नहीं देना पैसा। तो बताओ ये रिजर्व किसका था, फर्म का, फर्म किसकी है, पार्टनर की। तो ये 20 का 20 रिजर्व पार्टनर फिर पार्टनर, क्योंकि पहले 20 जब रिजर्व में डाला था तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था, 20 इन्होंने रिजर्व में डाल दिया, बैलेंस बचा था 80, तो उन्होंने 80 प्रॉफिट अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट किया था या नहीं किया था। इवन उनको 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना था,
उन्होंने 80 किया तो वो 20 जो बच गया वो उस टाइम कम किया था उन्होंने, वो 20,000 वो आपस में बांट लेंगे। पहला केस कि आपके उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। सेकंड केस, रिजर्व आपका 20 था, रिजर्व आपका 20 था, उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई 12,000 की, 12,000 रुपए की। रिजर्व आपके पास 20 है और आपको कहते हैं कि वर्कर को उसमें से 12,000 रुपए देने हैं, तो 12,000 तो बेटा हमारी लायबिलिटी हो गई, ठीक है, वो देने हैं। फ्री कितना बचा है? 8,000। तो पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे वो 8,000 को करेंगे। कितने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 8,000 को, ठीक है, 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड केस था ये। थर्ड केस, रिजर्व था 20,000 और वर्कर को कंपनसेशन भी 20 देना है। सर हमें कौन बताएगा कि वर्कर को कितना देना है या कितना नहीं देना? क्वेश्चन बताएगा बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वर्कर को कितना क्लेम देना है, इट मींस क्लेम बेटा जीरो है। क्लेम कितना है? जीरो है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि वर्कर को कितना देना है, ठीक है मेरी बात। अब थर्ड केस, मैंने पहला केस बनाया कि कोई कंपनसेशन नहीं देना। सेकंड केस मैंने बनाया कि जितना रिजर्व है उससे कम कंपनसेशन देना है। थर्ड केस बनाया बेटा अपनों ने कि जितना हमारे पास कंपनसेशन रिजर्व है, हमारी वर्कर को कंपनसेशन देने की लायबिलिटी भी उसके इक्वल है। मतलब रिजर्व भी हमारा 20,000 था और क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि वर्कर को हमें 20,000 ही देने हैं, तो बेटा 20 का 20 वर्कर को देने में काम आएगा, मतलब वो हमारी लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने का काम आएगा। हमारे पास पार्टनर को देने के लिए जीरो बैलेंस है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? थर्ड केस। फोर्थ भी हो सकता है। आपने रिजर्व कितना बनाया? ये इसलिए करा रहा हूं कि ये मैंने चेक किया था पिछले 6-7 साल में 2-3 बार ये 2 नंबर में अलग से पूछा गया है, ठीक है। तो जहां मैं बेटा बता रहा हूं वो प्लीज ध्यान से सुनो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो 90-95 की रेस में है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनना, अब 25 देना है वर्कर को। बेटा ऐसे तो होता नहीं बेटा मैं कि हमें पहले से पता लग जाए कि वर्कर को इतना देना पड़ेगा, इतने ज्योतिष के अंदर तो है नहीं हमारे पास कि हम उसको प्रिडिक्ट कर ले उस चीज को, गलत बात है। वर्कर को मान लो क्वेश्चन लिख देता 25 देना है, अब बच्चा कहता सर रिजर्व तो 20 है, रिजर्व कितना है? 20, तो वो चला जाएगा। 5,000 रुपये आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, ज्यादा देना पड़ गया ना। तो आपको पता है लॉस हो या प्रॉफिट हो, अंत में एक ही काम आता है, पी फॉर पापा और पी फॉर पेंडल। कितनी बढ़िया बात है देखिए, अंत में एक ही चीज काम आती है, ठीक है। तो जितना आपका कम है वो आप किससे चार्ज कर लोगे? आप किससे चार्ज करते हो? पापा से। पापा इतने रुपए चाहिए फीस के, इतने चाहिए पार्टी के, इतने चाहिए एग्जामिनेशन फीस के, करते हो नहीं करते? तो हमेशा ध्यान रखना, ये समझ लो ये पेंडल जो है प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बिजनेस का पापा है। इसमें कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम इससे लेते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना, डेबिट पेंडल के डेबिट में जो एक्सपेंस लिखते हैं, टू सैलरी टू रेंट, इसका मतलब हम उससे ले रहे हैं। लेकिन अपने ये नहीं बोलते सिंपल लैंग्वेज हम उससे ले रहे हैं, अपने बोलते हैं हम उससे चार्ज कर रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से अकाउंट्स पढ़ाई छोड़ के गहन अध्ययन करना, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं भाई साहब 10,000 रुपये ये मैं तेरे से चार्ज करूंगा, इसका मतलब क्या होता है जैस्मिन? तेरे से चार्ज करूंगा मतलब तेरे से लूंगा। और यहां जब बोलते हैं ना चार्ज करेंगे, तो बच्चा कहता पता नहीं क्या चार्ज करेंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे या क्या चार्ज करेंगे, है वही कंसेप्ट, लेकिन हम क्या है हम। तो आप ध्यान से सुना करो बात को, आई बात समझ में? बेटा बात समझ में आएगी नहीं? तो चार्ज का मतलब होता है हम उससे लेंगे, लेंगे का मतलब उस पर वो बर्डन डलेगा। जितना भी एक्सपेंस होता है हम पेंडल से लेते हैं, उसके चार्ज करते हैं पेंडल से, पेंडल के डेबिट में लिखते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी इनकम होती है तो हम देते भी किसको है? पेंडल को ही देते हैं, पेंडल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उस टाइम ये नहीं बोलते इनकम के लिए, ये वर्ड कभी यूज नहीं करते कि इनकम हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसको पेंडल से चार्ज कर लो, चार्ज वर्ड यूज नहीं करते। बोल सकते हो लेकिन गलत है। फिर उसके लिए टीचर बोलता होगा ये इनकम है, इसको पेंडल में ट्रांसफर करेंगे। बोलो बेटा, मतलब ट्रांसफर करेंगे मतलब मनिंदर पेंडल में भेजेंगे, पेंडल में डालेंगे, पेंडल में जमा करेंगे। तो लेते किससे? पेंडल से, और देते भी किसके? तो ये आप हमेशा याद रखना, जिससे ले रहे हो ना उसको देना जरूर। गलत बात तो नहीं करा? आज जिनसे ले रहे हो आप उनको देना जरूर। ऐसा भी हो सकता है आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ,
अंत में आप मौका ही ना मिले आपको अर्न करने का, आपने कभी दिया नहीं फादर साहब को, तो बेटा वो पेंडल पता क्या बताएगा, इनकम 0 और खर्चे 2 लाख, तो उसमें लॉस आएगा, मतलब आप लॉस हो। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना, पूरी अकाउंट्स प्रैक्टिकल है। एनीवे, तो फोर्थ केस ये बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता बताओ बेटा, बन सकता। अब सर आप क्या कर बताओगे, ये है तो रिजर्व ही, अगर हमारे पास 10,000 रिजर्व है तो रिजर्व को बांट देंगे, लेकिन क्या है कि वो अगर आगे एडवांस लेवल ना पूछ ले आपसे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है आपके, वो 4 केसेज में कोई भी एंट्री पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, उसने तो 4 केस बना के 4 एंट्री की है, और मैं 4 एंट्रियां एक एंट्री में बताऊंगा। बेटा होता क्या है साहिल, जितना रिजर्व फ्री हो, जितना रिजर्व उसका क्या करेगा, किसको बेटा, पार्टनर्स को बांट देंगे। वेरी गुड। पार्टनर्स को जब बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? तो ये बच्चा ये कह रहा है कि रिजर्व हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हमें बुक्स में भी खत्म करना है, क्लोज करना है बेटा। और अकाउंट्स में कोई चीज अगर क्लोज करनी हो तो रिवर्स करनी पड़ती है। क्रेडिट है तो हम उसको डेबिट कर देंगे तो उसका बैलेंस क्या बच जाएगा, 0। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। बच्चे ने बताया किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू टू ऑल पार्टनर्स, सभी को देंगे ना बेटा रेशियो में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिद्धि ये एंट्री बेटा कब होगी, सारा रिजर्व फ्री होगा। गुरमीन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा 20 था हमारे पास, उसमें से फ्री था 12, तो मतलब वर्कमैन को देने कितने थे, 8। मान लो यहाँ 12 है, सॉरी 20 है, यहाँ 12,000 बांट दिया, तो 8 जो बचा उसको क्या लिखेंगे, थोड़ा बताया नहीं मैंने अभी, आपका कॉमन सेंस चेक करूंगा। क्लेम है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्लेम है। लेकिन बिल्कुल सही बताया बच्ची ने कि क्लेम है हमारा सर, बिल्कुल सही है। लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का क्लोज हो गई है, समाप्त हो गई है। तो हम मनिंदर क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अपने अगर क्लेम लिख देंगे तो हमने अकाउंट्स क्लोज नहीं किया, एक अकाउंट्स और ओपन कर दिया, लॉजिक। क्योंकि हमारा ये एंट्रियां जो कर रहा हूं मैं मुस्कान, ये क्या कर रहा हूं, सारे अकाउंट्स क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी सारा किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन में। तो बैलेंस आप किस में डाल देना, रियलाइजेशन। बोलो बात समझ आएगी। तो वर्कमैन कंपनी जो मान लो 20 है, पार्टनर्स को 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 8,000 की इसके अगेंस्ट क्या बेटा, लायबिलिटी है। तो वो 8,000 आप कहां डाल दोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ऐसा होता कि रिजर्व 20 थे, वर्कमैन कंपनसेशन को 25 देना है, वर्कमैन कंपनसेशन कितना देना है, तो आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 20। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही नहीं क्योंकि फ्री तो है ही नहीं भाई। रिजर्व कितना है, 20, वर्कर को देना कितना है, और यूनिका फ्री होता है वही जाएगा, पार्टनर फ्री तो है ही नहीं, तो मतलब ये वाला वर्ड फिर आएगा नहीं। बोलो बात समझ आएगी, ठीक है। तो फिर वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डीआर कितना करोगे, 25। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, 20, सॉरी 20। और टू रियलाइजेशन कितना लिख देंगे, 20। मतलब सारा का सारा किस में डाल देंगे, रियलाइजेशन। दिनेश सर 5,000 का क्या होगा, जैसे वो नहीं, 5,000 का भी होगा हिसाब, टेंशन मत लेना। 5,000 का आपका 101% हिसाब होगा। वो 5,000 रुपए आपका लॉस है, वो आपका रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, चेक करा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, यहाँ ये एंट्री मैंने लिखवा दी, वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो रिजर्व डीआर करना है, जो अमाउंट होगी गिवन, जितना क्या होगा बेटा हमारा गिवन होगा। यहाँ कौन, यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन जाना है, फ्री,
जो अमाउंट क्या है, फ्री, फ्री समझ जाओगे क्या होगी, और यहां क्या डालनी है, वर्कमैन कंपनी को जितना क्या देना है, क्लेम देना है, समझ गए, जितना क्या देना है बेटा अपने को, क्लेम देना है, वो यहां आएगा, नोट कर लीजिए। हालांकि एंट्री यहां बता सकता, अलग से बताइए, है इसी का पार्ट, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, यहां तक अपनों ने सारा कंसेप्ट कर लिया। अब अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को हमने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अब हम एसेट्स को सेल करेंगे बेटा, 7 नंबर, व्हेन एसेट्स सोल्ड, क्या एंट्री होगी, जरा ध्यान से सुनना, मैं इकट्ठा लिख देता हूं, ये ऐसे केस बनाने का फायदा नहीं है। कैश बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वो केस बना बना के ना बच्चे को कंफ्यूजन होती है, इतने केस हैं, इतने केस है, अपने केस नहीं बनाते। बेटा ये इतना टाइम लगा रहा हूं ना मैं इसमें, इसलिए लगा रहा हूं कि इसके बाद आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो रुकेगा, चाहे आप 10 क्वेश्चन कर लेना इस बुक के तो भी चैप्टर क्लियर है, ये इसलिए लगा रहे हैं अपने। सर ये क्या है लिखा, सुनो, हमने सोल्ड की तो हमें अगर कैश मिलेगा तो कैश लिख देंगे, अगर चेक से पेमेंट रिसीव हुई है तो बैंक लिख देंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा, और टू रियलाइजेशन, बोलो बात समझ आई। रियलाइजेशन क्यों लिखा बेटा, सुनना, एसेट्स हमारी क्या थी बेटा, डीआर, एसेट्स को क्लोज किया तब उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया था अपने, रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या की थी अपने उस टाइम, एसेट डीआर थी, उसको क्लोज करने के लिए क्या किया, सीआर, तो एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब वहां एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो चुका है, क्योंकि एसेट डीआर थी आपने सीआर कर दी, तो एसेट्स का अकाउंट का बैलेंस क्या बचा, जीरो, मतलब एसेट्स का बैलेंस अब कहां आ चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुका है। अब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो बेटा एसेट्स जब सेल करेंगे तो एसेट्स का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो सेल के टाइम एंट्री करते समय एसेट्स वर्ड नहीं लिखा जाएगा, रियलाइजेशन वर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि हमने एसेट्स का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, दोबारा एसेट्स नहीं लिखेंगे, दोबारा से एसेट्स का अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब हमें हर एक अकाउंट को डिसोल्व करना है, समाप्त करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो जब एसेट बेचोगे तो एसेट्स कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन एसेट्स को ट्रांसफर किया था तो रियलाइजेशन क्या हुआ था बेटा, डीआर, तो अब क्या हो जाएगा, सीआर, इस तरीके से वो अपने आप क्रॉस हो जाएगा। आगे बात समझे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एसेट जो है ना वो पार्टनर कहता है भाई आप आउटर को सेल मत करो, मैं खुद ले जाऊंगा, मेरे को पर्सनल यूज के लिए जरूरत है, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप मेरे घर पे मेरे बच्चे को जरूरत है, आप बाहर बेचोगे उतने पैसे मेरे से ले लो, आई बस में, तो वो एसेट्स किसने ले ली बेटा, पार्टनर ने ले ली, टेक ओवर कर ली, ठीक है। तो पार्टनर जब एसेट्स ले लेता है तो अपने लिखेंगे भाई इतना पैसा पार्टनर से लेना है हमने एसेट्स का, तो पार्टनर का वो कैपिटल अकाउंट में पैसा पड़ा है,
तो उस कैपिटल अकाउंट से उसका बैलेंस काट लेंगे बेटा, उतना पैसा हमने उससे लेना है पार्टनर से, तो उतनी जैसे ए ने ले ली तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये कब होगा? जब पार्टनर कैपिटल लेगा। सर अमाउंट क्या आएगी? जितने में टेक ओवर की उसने, जितने में टेक ओवर की। कोई डाउट है किसी को? अब इसमें एक केस और बनता है, वो अलग से लिख देता हूं। मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है 25 का, 25,000 रुपए का, और एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटी। उसको मैंने 25 ही देना है। वो कहता है ऐसे है, ये कंप्यूटर मेरे को दे दे। तो बताओ एक तरफ से क्या, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। तो ध्यान सुनना, मतलब एसेट्स किसने ले ली? लाइबिलिटी ने ले ली। उससे होगा क्या? यदि एक तो एसेट्स खत्म होगी और एक क्या खत्म होगी? लाइबिलिटी। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस होता तो अपने एंट्री ये करते। लाइबिलिटी क्या होती है? सीआर। जब पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगी? डीआर। लाइबिलिटी अकाउंट डीआर। एसेट्स क्या होती है? डीआर। चली गई तो क्या करेंगे? सीआर। तो एंट्री बनती है लाइबिलिटी टू एसेट्स, मतलब हो जाता है कंप्यूटर टू क्रेडिटर हो जाता है, ओ सॉरी क्रेडिटर टू कंप्यूटर। बट ना तो क्रेडिटर का बैलेंस है और ना कंप्यूटर का बैलेंस है। सर मतलब बेटा आप रियलाइजेशन डाल चुके हो उसको, तो बताओ कंप्यूटर का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर का बैलेंस भी कहां ट्रांसफर हो चुका है? अब उसको उसके बैलेंस रियलाइजेशन में है। अगर उसका बैलेंस आपको पिक करना है, उठाना है, तो कहां से उठाओगे? रियलाइजेशन से। एंट्री पता क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो भी रियलाइजेशन में और वो भी। बोल बात समझ आएगी? कोई फर्क? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर नहीं समझ में आया डजेंट मैटर। अगर कोई लाइबिलिटी एसेट्स को टेक ओवर करेगी, नो एंट्री। क्या बेटा? नो एंट्री। समझा क्या रीजन? बिजनेस में ना तो कैश का इनफ्लो हुआ और ना कैश का, समझा कि? तो ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? सर एसेट लाइबिलिटी खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। एक एसेट्स खत्म हो रही है और एक, और वो तो हमने पहले खत्म की हुई है रिलेशन डाल के। बोलो बात समझ आएगी? नोट लिखो। when an assets given to creditor towards payment of his due, no entry is passed। हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। एसेट्स का हो गया, उसके बाद लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। लिखो बेटा, when liability amount is paid, realization account debit to cash बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री है, रिवर्स की है।
आगे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी दी है, फर्म ने पे की है, तो पैसा जाएगा बेटा, उसका बैलेंस कहाँ पड़ा, रिलायंस में, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर किसी पार्टनर ने पे कर दी फर्म के ब्याज पे, तो बेटा वो फर्म से लेगा, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सुनना, यहां क्वेश्चन कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है आपको, वो कहता है एक एसेट थी 10,000 की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, क्या नहीं किया था, दैट इज अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड समझते हो क्या, जिसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ। अनरिकॉर्डेड हमारी एसेट्स थी, मान लीजिए डेटर थे हमारे 10,000 के, अनरिकॉर्डेड थे, बैलेंस शीट में दिखाना भूल गए, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, और उन डेटर से हमारे को 10,000 रुपये मिले, तो आप डरना मत, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी। तो डेटर लिखो, ये लिखो, अरे बेटा सारी एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, हमें पैसा आया ना, कैश बढ़ जाएगा, और पैसा मिला है बेटा आपको, तो आपकी क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, इतना मत डरो बेटा, क्या होती है, क्रेडिट। तो रिलायंस को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, व्हेन एसेट सोल्ड और गिवन टू पार्टनर, और अगर ये सेम एंट्री होगी, यहां पर लिख देता हूं, अन रिकॉर्डेड एसेट से अमाउंट रिलाइज होने पर भी सेम एंट्री होगी जो आपने ऊपर की है। बोलो बात समझ आएगी, मतलब आपको एसेट से पैसा मिला ना, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे, मनिंदर एक बात सुन बेटा, जो रिकॉर्डेड थी उसको तो क्लोज ही कर दिया, तो फिर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड तो सेम होगी, उसको तो बंद ही कर रखा है उन्होंने। ठीक है, यहां आपने लिखा व्हेन लायबिलिटी अमाउंट इज पेड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, मतलब चाहे आपने रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे की हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे की हो, एंट्री सेम होगी, कंफ्यूज मत होना। यहां पर मैंने लिख दिया है,
8 नंबर एंट्री लगा। अब होता क्या है कि आपको फर्म को क्लोज कर रहे हो तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। कुछ क्या होंगे बेटा? एक्सपेंस। जैसे आपने एसेट सेल की है, उसकी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की, या किसी एजेंट के थ्रू सेल किया आपने, तो उसको कमीशन देना है, ठीक है। कोई लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो उसके एक्सपेंस हो गए कोई, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब कंपनी फर्म को क्लोज करने के एक्सपेंस। अब वो फर्म को क्लोज करने के एक्सपेंस के बारे में भी इसमें 3 केस बना के दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। तो पहला ये होता है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस जो है वो फर्म बियर करेगी, बोन करेगी, मतलब फर्म वहन करेगी, फर्म देगी। ऑब्वियसली फर्म ही देगी यार। कई केसेस में क्या होता है कि एक्सपेंस जो रियलाइज किया वो पार्टनर देगा। कई केसेस में होता है कि फर्म ने पार्टनर को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठेका दे दिया कि भैया फर्म को बंद करने के जो खर्चे है ना वो तू बियर करेगा, और फर्म तेरे को फिक्स 10,000 रुपए देगी। कितने देगी? मतलब आपने फर्म को क्लोज करने के सारे काम आपने करने, ए आपने करने, ए नाम का एक पार्टनर ए, आपने फर्म के क्लोज करने की एडवर्टीजमेंट देनी है, पैसा लेना है, देना है, सारा काम ए संभालेगा। तो ए बोलता भाई मैं क्यों संभालूंगा, पार्टनर तो बी और सी भी तो है। कहता है देख बी हम तो बिजी, हम तो आ नहीं पाएंगे, ऐसे तो काम लटक जाएगा, कोई बात नहीं, तू एक्स्ट्रा काम करेगा तो तेरे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, मतलब रेमुनेशन दे देंगे। समझ आ गई मेरी बात? या ऐसे बोलते हैं कि भाई रिलायंस का खर्चा देखो 10, 12, 15 हजार रुपए लगेगा, ऐसे कर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तेरे को हम 25,000 दे देंगे, खर्चा कम हो ज्यादा हो, बच गया तेरा, ज्यादा लगे तेरा। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस की एंट्री लिखो बेटा, लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक एक्सपेंस। केस फर्स्ट, ए पार्टनर realization expenses are borne by द फर्म। कौन वहन कर रही है, कौन बियर कर रही है? फर्म बियर कर रही है। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन की क्या बेटा? ये एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड फिक्स्ड अमाउंट
फिक्स्ड अमाउंट या इसको एग्रीड अमाउंट भी बोल सकते हैं। एग्रीड अमाउंट पेड बाय फर्म टू पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने ध्यान दे ले बेटा, परेशान मत करो। सुनना बेटा, इसी में कवर हो जाएगा सारा अपना। इसने बहुत केस आपको बना के कंफ्यूजन की हुई है, बिल्कुल लॉजिक समझ लो भाई। रियलाइजेशन के खर्चे होंगे, फर्म के खर्चे सीधी सी बात है, फर्म को बियर करने चाहिए, ठीक है। अगर रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है और फर्म बियर कर रही है, बेटा देखो यहाँ पर रियलाइजेशन एक तरीके से एक अकाउंट है। अगर आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को डीआर करते हैं, एक्सपेंस को क्या करते हैं, बट एक्सपेंस का नाम ना लिखे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। मतलब एक्सपेंस को किससे रिप्लेस कर दिया, रियलाइजेशन से। इनकम क्या होती है, सीआर, तो इनकम को सीआर करेंगे, लेकिन इनकम का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि हमें सारे अकाउंट क्या करने हैं, क्लोज, और हमने एक अकाउंट खोला हुआ, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो आपको इनकम है तो रियलाइजेशन को सीआर कर देना, आपका एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन को क्या कर देना, डीआर कर देना। अब रियलाइजेशन के खर्चे हुए, तो खर्चा हुआ तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं बेटा, डेबिट है, डेबिट ही करेंगे, लेकिन वर्ड क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे किया टू कैश, चेक दिया टू बैंक, फर्म के ब्याह पे किसने पे किया, पार्टनर ने, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ए ने पे किया तो क्या लिख दोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, मतलब ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अगर क्या होता है, फर्म कहती है ये लो भाई 20,000 रुपए, इसको बोलती है ए को, ये 20,000 रुपए रियलाइजेशन के एक्सपेंस है, तेरा रेम्यूनरेशन भी, तो एक्स्ट्रा काम करेगा ना, तो तेरा पैसा भी है इसके अंदर, तेरी सैलरी भी है, ये 20,000 रुपए ले तू, हेलो क्या ले, 20,000, किसने दिए, फर्म ने, किसको, पार्टनर को। एंट्री बोलो, पार्टनर को दिया, एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, मैं लिखी नहीं, मैं चेक कर रहा था लिखी कि नहीं लिखी। कैश अकाउंट डेबिट नहीं, पार्टनर्स को दिए पैसे, क्या एंट्री होगी बोलो भाई, ए नाम के व्यक्ति को फर्म ने 10,000 रुपए दिए, क्या एंट्री होगी, टू ए। अब देख पैसा दिया ना, कितनी मां मिस्टेक है, कैश का नाम नहीं आया, पैसे दिए बेटा, पैसे देंगे तो कैश क्या होगा, कम, और आपके एंट्री में कैश कम नहीं हुआ, लगी। ए को दिए, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ए को दिए तो ए कैपिटल में देना, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉजिकली एंट्री होनी चाहिए, वैसे पूछ ली मैंने आपसे, ए को पेमेंट किया ना। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, जरा ध्यान से सुनना,
मान लीजिए उससे एक फिक्स एग्रीमेंट कर लिया कि आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20,000। तो फर्म क्या करेगी, उसने 20,000 रुपये देने हैं, तो फर्म क्या करेगी, उसके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल देगी। उसका अकाउंट है ही फर्म के पास, किस नाम से? कैपिटल के अकाउंट से। 20,000 रुपये ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फर्म ने कि आप रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंस आप करोगे और ये 20,000 रुपये हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो 20,000 रुपये फर्म का क्या हो गया बेटा? रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो गए। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चा डेबिट हो गया। किसको देने हैं? अपने को, पार्टनर को देने हैं, ए को देने हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के अकाउंट में जो एंट्री मैंने पूछी थी उसका यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं, वैसे पूछ ली थी मैंने, उसमें मत सोचना। तो ए के अकाउंट में 20,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। बोलो बेटा, अब ए क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी हार्ड मेहनत से सिर्फ रियलाइजेशन के खर्चे 12,000 में किए, ठीक है, लेकिन वो 12,000 रुपये फर्म से पे करवाएगा। सर फर्म से पे करवाएगा, फर्म से कैश कहां लिया था उसने? समझ में आ गई मेरी बात? तो उस टाइम 12,000 रुपये उसको दिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कैश कितना गया? 12,000। अब बच्चा कहता सर ये क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई सेंट्रल, तो मेरे को लग रहा है कंफ्यूज हो गया आप। दोबारा सुनो, मान लीजिए फर्म ने कॉन्टेक्ट कर लिया कि ए नाम के व्यक्ति से कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस 20,000 रुपये में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं कि आपने बियर करने हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, 20,000 रुपये ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो ए को देने हैं फर्म ने किस चीज के? रियलाइजेशन के एक्सपेंस के। तो एंट्री क्या करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट में गुरमीन क्या लिख देंगे? बाय रियलाइजेशन। ए के अकाउंट में 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए, बोलो बेटा। और रियलाइजेशन में क्या लिख देंगे? टू एज कैपिटल। खत्म बेटा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? फर्म ने अपना रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना बुक किया? 20,000। कैश कितना दिया? 0। कैश नहीं दिया अभी, कैश उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कि हाँ तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? ठीक। अब ए ने रियलाइजेशन के खर्चे सिर्फ 12,000 किए, तो अब फर्म ये नहीं कह सकती तो 12 किए तो 12 ही मिलेंगे, उसने मेहनत भी तो की है। तो 8,000 उसके बच के प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? किसको? ए को प्रॉफिट हुआ ही 8,000 का, सिर्फ ए को। ए ने एक्स्ट्रा काम किया भाई साहब, बात समझ आ रही है? अब रियलाइजेशन के खर्चे एक्चुअल में कितने हुए? 12। फर्म 12 नहीं लिखेगी, फर्म तो 20 लिखेगी, क्योंकि फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था उसका? तो फर्म ने तो ऑलरेडी एंट्री डाल दी, फर्म ने एंट्री डाल दी 20,000 रुपये खर्चा है और ए को देना है, हमारी लाइबिलिटी सीआर कर दिया। बोलो बात समझाएंगे? अब ए ने 12,000 खर्च किया, तो भाई ए जो 12,000 रुपये क्या खर्चे का देगा या नहीं देगा? बोलो बेटा। तो ए अपने घर से ला के नहीं देगा, फर्म में से देगा। फर्म कहेगी तेरे से बात हो तो गई 20 में, कहता ठीक है, तो फिर 20 में बात होगी ना, देने हैं ना 20, 12 अभी दे दो, 12,000 रुपये अभी दे दो। कहता कैसे दें? कहता जब तुमने 20 दिए थे तब क्या किया था? कहता तेरे कैपिटल में क्रेडिट किए थे। तो कहते 12 देना तो मेरे कैपिटल को डेबिट कर दो, 12,000 में मेरे कैपिटल को क्या कर दो, मतलब मेरे खाते में से, सिंपल लैंग्वेज मतलब मेरे अकाउंट में से क्या कर दो, कम कर दो। बोलने से कम होता है, यहाँ पे कम बोलने से नहीं होता, यहाँ डीआर करने से कम होगा। अरे बोलो समझ आएगी? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर कितना? 12,000। और टू कैश कितना? 12। तो कहता 12,000 में मैंने काम कर दिया, 12,000 दे दो। अब उसके अकाउंट में क्रेडिट कितने किए थे? 20। डेबिट कितने किए? 8,000 उसके अकाउंट में जमा होंगे ना। बोलो बात समझेंगे? सर ज्यादा मिल गया, हाँ एक्स्ट्रा काम किया था अगले ने। बोलो बात समझाएंगे? तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे फिक्स अमाउंट का, जो जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अकाउंट क्रेडिट डाल दो, और जब पे करेगा तो नहीं। कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। कंफ्यूजन लग रही है तेरे, नींद आ रही बेटा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? हमने सभी चीजें, एसेट्स, लायबिलिटी सब रियलाइजेशन में डाल दी। दिनेश सर अब क्या करने वाले हो? अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। रियलाइजेशन को क्या किया? डीआर और सीआर हर एंट्री में।
अब क्या करेंगे, रिलायंस के क्रेडिट 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 का टोटल लगा लेंगे। मान लो रिलायंस के क्रेडिट का टोटल सीआर साइड का टोटल आया 5 लाख, कितना आया बेटा, और रिलायंस डीआर डीआर हुआ तो उसका टोटल आया 4 लाख, कितना आया, तो बताओ सीआर ज्यादा है या डीआर ज्यादा है, तो बैलेंस किसका बचेगा, थैंक यू, एक चीज तो सीख गया, बैलेंस उसी का बचता है जो बड़ा होता है ना बेटा, तो किसका बैलेंस बचेगा, सीआर का। तो ये 1 लाख रुपए सीआर बैलेंस बचा, इसका मतलब जैस्मिन क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। मतलब फर्म आप डिजोल्व कर रहे बंद की है, तो फर्म जब बंद की तो 1 लाख रुपए आपको लास्ट में क्या मिला, आपको प्रॉफिट मिला है। एसेट लायबिलिटी को बेचने से नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको, मतलब आपने यहाँ रिवैल्यूएशन तो किया नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या किया, सेल। तो सेल करने से, पेमेंट करने से, खर्चे वर्चे सब डालने के बाद हमारे को बैंक प्रॉफिट हुआ कितना, 1 लाख। रिलायंस का सीआर बैलेंस बच गया कितना, 1 लाख। बैंक को 1 लाख रुपए किसको देंगे, अपने पार्टनर्स को। उसकी एंट्री बोल क्या होगी बेटा, यूनिक का क्या एंट्री होगी, पहले तो वो बस सही है, बस आगे मैं जैसे ही बोल दिया। रिलायंस का सीआर बैलेंस था 1 लाख, वो 1 लाख रुपए हम किसको देंगे, पार्टनर को, तो उसको क्या करेंगे, डीआर, और उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, उनके अकाउंट में जमा हो गया। जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में होता था क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखते थे, टू ए टू बी टू सी, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे, बाय रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन के बजाय क्या लिखना, बाय रियलाइजेशन। सेम प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, लॉस होगा तो, बोलो बात समझ आएगी, लिखो। कितने नंबर एंट्री की थी हमने, वो कितने नंबर थी बेटा, देखना रियलाइजेशन वाली, 9, ये 10। रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों में से कोई मर्जी वर्डिंग यूज कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो रियलाइजेशन में क्या निकल के आएगा मनिंदर, प्रॉफिट या लॉस, जो प्रॉफिट लॉस है वो किसका, पार्टनर का है। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करके जो बैलेंस होगा वो कहां डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। दो बातें हैं, ए व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस, मैं जान के लिख रहा हूं ऐसे, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। ये अलग मैं ये भी लिख सकता हूं सीधा, इफ प्रॉफिट, लेकिन आपको याद रहे प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट बैलेंस होगा। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैलेंस इज एक्सेस, मतलब क्या है, लॉस है। रिवर्स एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
फाइनल सेटलमेंट, खत्म चैप्टर। आपकी बुक में तो 40-50 एंट्री की है, मैंने रुका इसीलिए था कि उसको समराइज किया है। ये चैप्टर आप पेपर में जाने से पहले ये 11 एंट्रियां अच्छे से देख लेना, समझ लेना। इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन हाथ से निकाल लेना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ये नोट्स बन गए इस चैप्टर के, सारे को समेट दिया। इसमें तो बहुत से केस बनाए हैं, मैंने कोशिश करके जितने मैक्सिमम थे सारा एक में कवर करने की कोशिश की है, इसलिए बीच में रुक के 2 मिनट देख रहा था कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं अपने। आगे बात समझे। फाइनल सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या है बेटा, सुनना जरा ध्यान से। मनिंदर, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन था, वो भी हम क्या कर चुके हैं, क्लोज। कैसे, क्योंकि सीआर बैलेंस ज्यादा था उसको डीआर करके बांट दिया, डीआर तो रियलाइजेशन, देखो एसेट्स अकाउंट पहले क्लोज हो गया, बोलो बेटा। लायबिलिटी अकाउंट वैसे क्लोज हो गया, रिजर्व को भी क्लोज कर दिया, लॉस को भी क्लोज कर दिया, करंट अकाउंट को किस में डाल दिया, दिमाग देखो, कैपिटल अकाउंट में, बोलो बेटा। इसका मतलब एक कौन सा अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट, एक कौन सा ओपन है, रियलाइजेशन अकाउंट, और एक कौन सा ओपन है, कैश अकाउंट। अब हमने रियलाइजेशन का भी बैलेंस बचा हुआ किस में डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में, तो रियलाइजेशन भी बंद हो गया। तो कितने अकाउंट ओपन है, 2। कौन कौन से, कैपिटल और कैश। अब कैपिटल का सीआर बैलेंस होगा तो उसको कर देंगे डीआर, और 2 कैश। अगर कैपिटल का सीआर बैलेंस होगा ना तो कैश का डीआर बैलेंस होगा, पक्का डैम श्योर, सब ना हो तो क्वेश्चन गलत है आपका। मतलब फाइनल सेटलमेंट में मान लो ए बी सी को हमने पैसे देने, ए को 50,000, बी को 40,000 और सी को 10,000, कितने हो गए, 1 लाख। 100% आपके पास कैश भी 1 लाख ही होगा, और सर कम ज्यादा हो तो इसका वाला क्वेश्चन आपका आंसर वहीं चेक हो जाएगा, कैश फ्लो की तरह। जितना उनको पैसा देना बनता होगा ना, आपके पास नेट कैश अकाउंट में उतना ही बैलेंस बचेगा। क्योंकि बेटा कोई थ्योरी करेक्टर थोड़ा मार रहे हैं, लॉजिकल कर रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है डाल रहे हैं, लॉस हो रहा है ले रहे हैं, उसको पार्टनर को कैपिटल पैसे देने हैं तो उसको जमा कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर से लेने हैं उसके डेबिट कर रहे हैं, तो लास्ट में मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अपनों ने एक टूर किया, अब मैं कहा चलो बेटा चलो घूम के आते हैं सालासर खट्टू श्याम जी, अमृतसर, चलो जी खजियार, ठीक है टूर किया हमने, आपने 5-5 हजार रुपए दिए, चले गए 3 दिन बाद। अब उसके बाद आते आप कहते सर वो 5-5 हजार रुपए दिए तो उसका हिसाब दो। मैं बेटा सारे लग गए हो तो कहते कोई बात नहीं सर, लग गए तो बता दो तो कहां कहां लगे हैं। मैंने बताया आपको, मैंने कहा बेटा 1,000 रुपये बचा उसमें से, तो इकट्ठे हुए थे 50,000, तो इसका इट मीन सर 39 खर्च हो गए। मैं कहा हाँ। अब मैं 39 के हिसाब देने लगा, मेरा 39 नहीं बन रहा। आपके दिमाग में क्या आएगा, सर बहुत ईमानदार है, मैच तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई। आप कह रहे हो 39 खर्च हुए, आप जब आप खर्चा लिख रहे हो तो उसका टोटल कितना आना चाहिए, 39, और 1,000 मेरे हाथ में है, ये रहा गांधी, कितना आ गया 40, खर्चा आ रहा 36, मैं कहता हूं मेरे पास तो 1,000 है 37, सर 3,000 मेरे सस्पेंस अकाउंट। यही होता है डिफरेंस सस्पेंस, मतलब प्रैक्टिकल होके पढ़ो यार, मजा आता है पढ़ने में। डिफरेंस आता है ना, कोई मिस्टेक होगी तो क्या खुलता है, सस्पेंस अकाउंट खुलता है। एनीवे तो मैच करेगा। सर फाइनल सेटलमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर से पैसे लेने हो फर्म ने, हाँ हो सकता है किसी पार्टनर ने फर्म से पहले ऑलरेडी पैसे ज्यादा निकाल रखे हो, या उसके हिस्से में लॉस आ गया हो, और लॉस इतना भयंकर आ गया कि उसकी जितनी कैपिटल देना उससे ज्यादा लॉस आ गया उसके अकाउंट में, तो वो फर्म को देगा, सर कैश बढ़ जाएगा, टेंशन मत लेना, उतना ही दूसरे ने लेना भी होगा, मतलब बराबर हो गए। समझ आ गई कि मेरी बात। तो फाइनल सेटलमेंट में ये जरूरी नहीं है कि उसको मिलेंगे मिलेंगे, हो सकता है उसने देने भी हो फर्म के और दूसरे ने ज्यादा लेने हो, तो या तो फर्म पे करेगी या फर्म क्या करेगी, रिसीव करेगी, रिसीव करेगी। समझ गए, चलिए लिखो ए व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग अमाउंट, मतलब कैश, फॉर डेफिशिएंसी इन कैपिटल। डेफिशिएंसी इन कैपिटल का मतलब ये है
मतलब उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट तो होगी ज्यादा और क्रेडिट होगी कम, तो फर्म ने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। when payment is made to partner फाइनल पेमेंट, पार्टनर को पेमेंट देनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बेटा 11 एंट्रीज में मैंने कोशिश की चैप्टर कंप्लीट करने की। पेपर में एंट्री आने के चांसेस कम हैं, इसमें लेजर पूछता है रियलाइजेशन का अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो बेटा आपने क्लास में या आप जिस टीचर से पढ़े हो उन्होंने डायरेक्ट आपको कैपिटल अकाउंट बनवाए होंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना पता होना चाहिए आपको कि लेजर जो अकाउंट है वो एंट्री से बनते हैं, ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना हो डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो अगर आपको एंट्री आगे आती होगी तो आप डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग सोच के लिख सकते हो। और ऐसा भी चांसेस है 20% की आपसे एंट्री पूछ ले, तो लेजर अब इजीली हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्लास में लेजर बता के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जय श्री श्याम बेटा।